हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, स्कैरसिटी दिल्ली में पानी की स्कैरसिटी है। गर्मियों के सीजन में हमेशा हो जाती है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं पानी के लिए, लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसे ही बोलते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कमी। यानी कि जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा उस चीज को चाहते हैं और वो चीज हमें उतनी मिल नहीं पाती है, तो इसे स्कैरसिटी बोलते हैं। स्केर्सिटी का मतलब तो बिल्कुल सीधा साधा है, लिमिटेड है सप्लाई, डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं। ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन ये 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक है स्केर्सिटी। देखिए, मीनिंग वेरी सिंपल। स्केर्सिटी का मतलब तो बिल्कुल सीधा साधा है, लिमिटेड है सप्लाई। देखिए, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। स्केर्सिटी का मतलब तो बिल्कुल सीधा साधा है, लिमिटेड है सप्लाई, डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड के रिलेशन में सप्लाई कम है, तो इसे बोलते हैं स्केर्सिटी। अदर वर्ड्स में, इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई से डिमांड ज्यादा है। देखिए, डिमांड आपकी ज्यादा है सप्लाई से। डिमांड का मतलब होता है जो चीज हम चाहते हैं, मांगना। डिमांड मतलब मांगना, मांगना। डिमांड मतलब मांगना और सप्लाई का मतलब हो जाता है मिल जाना। कोई चीज जब मिल जाती है तो उसे सप्लाई बोलते हैं, या एक और लैंग्वेज में आप उसे कह सकते हो प्राप्त करना। प्राप्त करना भी सप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, प्राप्त कर, मैं यहां लिख देता हूं प्राप्त करना। प्राप्त करना, ये होती है सप्लाई। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, मांगते हम बहुत ज्यादा हैं, मिलता बहुत कम है, तो सिचुएशन को स्कैरसिटी बोलते हैं। स्कैरसिटी दोस्तों एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब जो हर जगह होता है, एवरीवेयर। एक और मतलब लिख सकते हैं एवरीवेयर। एवरीवेयर एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इसका मतलब हर इंडिविजुअल को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इकोनॉमी को किसी ना किसी चीज की मतलब स्कैरसिटी होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ हो हमारे पास, हमें किसी चीज की स्कैरसिटी ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। चाहे वो, देखिए लिखा भी आगे कि एवरी नेशन, चाहे वो रिच नेशन हो या वो पुअर नेशन हो, उसको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कितना ही अमीर देश क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब देश क्यों ना हो, किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। स्कैरसिटी होती ही होती है। अब कह रहा है स्कैरसिटी है तो हमें क्या करना चाहिए भाई? उसके लिए सलाह क्या है? हमें इकोनोमाइजिंग करना चाहिए। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे संसाधन हैं उनका इकोनोमाइजिंग, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये कहना चाह रहा है आपसे कंजूसी बरतनी चाहिए, कंजूस बन जाना चाहिए इंसान को। कंजूस, कंजूस बनने के लिए कह रहा है ये आपसे कि कंजूस बन जाओ। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो उसका। ये ऑप्टिमम जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैक्सिमम। बिल्कुल भी चीजों को वेस्ट नहीं करना। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। कैसे? देखो, आपने जरूर देखा होगा कि जब आप गन्ने का रस पीने जाते हो, गन्ने का जूस पीने जाते हो, तो वो जो बंदा होता है जो गन्ने का रस पिलाता है, वो गन्ने का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। एक बार गन्ने को मरोड़ता है, फिर मशीन में से निकालता है, फिर दोबारा उसमें धनिया नींबू लगाता है, फिर दोबारा उसको मशीन में से निकालता है, और फिर तीसरी बार भी उसको मोड़ के मशीन में से निकालता है। यानी कि जब तक उस गन्ने में रस का एक कतरा है तब तक वो मशीन में से निकालता रहता है।
बिल्कुल उसको सुखा देता है। इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जो भी रिसोर्स हमारे पास है उनका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, तभी हम स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत डील कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है कि वी शुड नॉट वेस्ट अ बिट ऑफ रिसोर्सेज। लिखा है ना, वी शुड नॉट वेस्ट, हमें थोड़ा सा भी बिट मतलब थोड़ा सा भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कह रहा है स्कैरसिटी गिव बर्थ टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैरसिटी जो है वो चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जन्म देती है। स्कैरसिटी से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चयन की समस्या। अब इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आ गया थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं? तो पहला है भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीन होती है सेंट्रल प्रॉब्लम, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऐसी हैं जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश इन प्रॉब्लम से बच नहीं सकता। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस लिखा है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, मतलब क्या चीज बनाएं हम। ये एक प्रॉब्लम है भाई, इसको फेस करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा करते हैं, ये क्या उत्पादन करें को कह रहा है। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स, ये प्रॉब्लम रिलेट करती है सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएं। भाई बहुत सारे गुड्स होते हैं, लिखा भी है नीचे, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, दाल हो गई, ये कंज्यूमर गुड है। एक कैपिटल गुड होते हैं, जैसे मशीन हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, ये कैपिटल गुड होते हैं। और वॉर गुड होते हैं, जो लड़ाई में काम आते हैं, है ना, गोला बारूद। अरे पाकिस्तान में बम फेंक देंगे, गन चला देंगे, तो गन हो गया, बॉम्ब हो गया, टैंक हो गया, फाइटर जेट हो गई, ये सब होते हैं वॉर गुड। तो देखिए, इकोनॉमी के पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और इकोनॉमी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती भाई। एक इकोनॉमी यानी कि एक देश सब कुछ सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यही तो आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि सब कुछ तो आप बना नहीं सकते, तो अब आप डिसाइड करो कि आप क्या बनाओगे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई है अब यहां पे, कि अब आप क्या बनाओगे, ये डिसाइड करना है आपको। और ये डिसाइड करने के बाद, आफ्टर डिसाइडिंग कैटेगरी ऑफ गुड्स, गुड्स की कैटेगरी को डिसाइड करने के बाद आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कितना बनाओगे, कितने गुड्स बनाओगे आप। कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाओगे या वॉर गुड्स ज्यादा बनाओगे, या कौन से गुड्स ज्यादा बनाओगे। तो भाई इसकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, तो गाइडिंग प्रिंसिपल है इस प्रॉब्लम का कि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए इस तरीके से, इन सच अ मैनर कि सोसाइटी की मैक्सिमम वांट्स को हम पूरा कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। यानी कि अपनी सोसाइटी के ज्यादातर लोगों की जो जो उनकी वांट है ना, उनकी जो इच्छा है, उसको पूरा करना है, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करना है। ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस। ये देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। ठीक है, और इसी के साथ है कितना उत्पादन करें। हाउ मच, आप यहां पे लिख देते हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये इसके साथ ही है बेटा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरी जो समस्या आती है देश के सामने, वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। इसके अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने की कौन सी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें हम, ये आता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। देखो, दो तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो तरह की हमारे पास टेक्निक अवेलेबल होती है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको एक 10 फीट का गड्ढा खोदना है, और अगर आपको 10 फीट का गड्ढा खोदना है तो उसके लिए आपके पास दो तरह की टेक्निक अवेलेबल है।
एक तो आप लेबर चौक से लेबर पकड़ के लेके आओ और उसको बोलो भैया आप गड्ढा खोदो, उससे दिन भर काम कराओ, सुबह से लेके शाम तक उससे काम कराओ लेबर से। तो ये तरीका होता है। या अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और थोड़ा स्मार्ट वर्क आप करते हैं तो आप जेसीबी बुलाओ, जेसीबी आएगी और 10 फीट का गड्ढा करके चली जाएगी। अब दोनों ही मेथड के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है भाई। अब देखो, लेबर से अगर आप काम करवा रहे हो तो भैया लेबर सस्ती मिल जाएगी, ये बात सच है, ये इसका मेरिट है, ये इसकी अच्छी बात है कि लेबर सस्ती मिल जाएगी। आप लेबर चौक पे जाओ, 4-5 लेबर पकड़ के लेके आओ और उनसे काम करवाओ, तो आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेबर से काम कराना आसान नहीं होता, लेबर आसानी से काम नहीं करती, लेबर से काम कराना बड़ा मुश्किल होता है। नजर हटी नहीं कि लेबर अपनी हरकतों पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा, जेब से निकालते हैं, तम्बाकू निकालते हैं और अपने, हाँ जी भैया, क्या बात है भैया, सारा काम हो जाएगा भैया। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं भाई, इनसे काम कराना आसान नहीं है। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। सस्ती पड़ती है ये, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि सीआईटी का इस्तेमाल करते हो, जेसीबी मशीन से काम कराते हो, तो भैया बहुत महंगी आती है। पूरे दिन का किराया देने में ही आपके पसीने छूट जाएंगे, काफी एक्सपेंसिव होती है। तो ये इसका डिमेरिट है। लेकिन फायदा क्या है, जल्दी काम करके निकल लेगी भैया, 1-2 घंटे में गड्ढा खोदा और अपने घर, जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो ये इसका फायदा है। तो देखो, दोनों ही मेथड के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। अब इसको जरा करते हैं। देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये लिखा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसको बोलते हैं LIT। क्या बोलते हैं इसको? LIT। मैं यहां लिख देता हूं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT बोलते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को बोलते हैं CIT। CIT इसको बोलते हैं। अब इनके अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान, जो मैंने आपको पहले बताई दिए हैं, दोबारा करते हैं। मीनिंग का मतलब क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब यह है कि हम ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे और मशीन का इस्तेमाल कम करेंगे। भाई, जो मजदूर आएगा वो मजदूर अपनी मेहनत का इस्तेमाल ज्यादा करेगा और इक्विपमेंट जो उसका फावड़ा वगैरह होगा उसका इस्तेमाल कम करेगा। मतलब उसका सेकेंडरी रोल है, मेन रोल लेबर का है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक की मेरिट ये है कि ये काफी चीप होती है, सस्ती होती है। लेकिन डीमेरिट, नुकसान ये है इसका कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, समय बहुत ज्यादा लगता है इसमें। लेबर टाइम से काम नहीं करते, वो एक एक दिन बढ़ाते रहते हैं। और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें, तो ज्यादा इसमें आप देखिए, मोर कैपिटल और लेस लेबर आर यूज्ड। मतलब मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा और लेबर का इस्तेमाल कम होगा। मशीन का इस्तेमाल ज्यादा कैसे? भाई, बंदा बैठा है जेसीबी के अंदर और बैठे बैठे कुछ ऐसे ऐसे हैंडल हिला रहा है और जेसीबी मशीन अपने आप काम कर रही है, मशीन अपने आप काम करेगी, आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है। तो मोर कैपिटल, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा, लेस लेबर, लेबर का इस्तेमाल कम है। अब देखिए, मेरिट क्या है इसकी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय की बहुत बचत हो जाती है इससे, समय काफी बचता है इससे, है ना, समय बहुत बच जाता है इससे। डीमेरिट क्या है इसकी? भाई, बहुत एक्सपेंसिव आती है, काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, किराया बहुत महंगा होता है इसका। अब आगे अगर बात करें कि भाई देखो, इंडिया की बात करें तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफरेंस मिलती है, उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, अबंडेंस ऑफ लेबर, अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा लेबर बहुत ज्यादा है भाई। इतनी सारी लेबर को नौकरी भी तो देनी है, उनको काम भी तो देना है। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर किया जाता है। और यूएसए में, भाई यूएसए में सीआईटी को, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहां पे लेबर ही बहुत कम मिलती है, लेबर बड़ी मुश्किल से मिलती है, शॉर्टेज है लेबर की। और उनके पास मशीन का अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब ज्यादा, अबंडेंस मतलब मोर, ज्यादा है आपके पास कैपिटल, यानी कि मशीन वहां पे ज्यादा है। अमेरिका की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या? अभी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्निक को हम अपनाएं? तो हमें अपने रिसोर्स को इस प्रकार एलोकेट करना है, मतलब रिसोर्स को इस प्रकार खर्च करना है, इन सच अ मैनर, इस प्रकार खर्च करना है कि मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल पाए और कम से कम कॉस्ट के अंदर। भाई, यही तो प्रॉब्लम है, मतलब यही तो
है कि हमें आउटपुट तो ज्यादा चाहिए लेकिन कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है हमें उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या तो एलआईटी अपना लो या सीआईटी अपना लो। गाइडिंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया। अब करते हैं तीसरी प्रॉब्लम जिसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये आ गई है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब है किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए, किसके लिए हम ये काम करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें यानी कि उत्पादन करें, उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ पीपल। भैया पीपल बताओ किसके लिए उत्पादन करें, कौन लोग हैं जो हमारे अल्टीमेटली हमारे गुड्स को कंज्यूम करेंगे। जो गुड्स हम बना रहे हैं उनको यूज कौन करेगा, उनको कंज्यूम कौन करेगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हम गुड्स दो तरह के लोगों के लिए बना सकते हैं भाई। देखो जी, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर टू, ज्यादा हम पुअर लोगों के लिए बनाए, लेस बनाए रिच लोगों के लिए, या हम मोर रिच लोगों के लिए बनाए, लेस बनाए पुअर लोगों के लिए। देखो अगर ज्यादा इस वाले तरीके पे आप जाते हो इनकी मोर पुअर के लिए बनाते हो तो हम नेसेसरी गुड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तु बनाएंगे हम, नेसेसरी गुड्स बनाएंगे हम। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये बनाएंगे हम। लेकिन अगर हम मोर रिच अमीर लोगों के लिए करते हैं प्रोडक्शन तो हम लग्जरी गुड्स बनाएंगे, लग्जरी गुड्स बनाएंगे। जैसे कार बनाएंगे, परफ्यूम बनाएंगे, है ना। अमीर लोग ही तो लगाते हैं परफ्यूम, कार भी अमीर लोग, हाँ जी। तो ये नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, हमें डिसाइड करना है कि हम किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं। क्योंकि देखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। कोई भी सोसाइटी सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। लिखा तो है नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते भाई, बहुत इच्छाएं होती है लोगों की, तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, तो सभी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किन लोगों की इच्छाओं को पूरा करें और किन लोगों की इच्छाओं को छोड़ दें, उनको पूरा ना करें। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी। भाई पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन होता है कि जो लोग दे सकते हैं वही गुड्स हम बनाएंगे, जो लोग पे कर सकते हैं वही गुड बनाएंगे। लोगों की इनकम लेवल पर ये डिपेंड करता है कि लोगों की इनकम लेवल क्या है। अगर लोगों की इनकम कम है तो भैया सस्ती वस्तु बनाएंगे, अगर लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है तो महंगी वस्तु बनाएंगे, है ना। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसका, देखो जरा गाइडिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं कि देखो कुछ भी बनाओ सबसे पहले तो लोगों की अर्जेंट, जो उनकी जो अर्जेंट वांट है उसको फुलफिल करना है। अर्जेंट जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, जो बहुत जरूरी वांट है पहले उसको पूरा करना है, बाकी वांट बाद में भाई, ठीक है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है, तीन जो सेंट्रल प्रॉब्लम है देश की इकोनॉमी की वो हमने कवर कर लिए। अब सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है भाई, ये क्यों प्रॉब्लम आ गई कि हमें चूज करना पड़ रहा है भाई। व्हाट टू प्रोड्यूस में चूज करना पड़ रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस में चूज करना पड़ रहा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में चूज करना है। सबके लिए क्यों नहीं बना सकते, सब कुछ क्यों नहीं बना सकते। तो इसके देखिए रीजन बताए गए हैं, इसके ये रीजंस बताए गए हैं कि रीजन क्या है इसके, व्हाट आर द रीजंस। ये देखिए रीजंस लिखा हुआ है, रीजंस क्या है इसके कि क्यों हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसके रीजंस हैं, क्या रीजंस है इसके बेटा। देखिए इसका रीजन यूएसए है, यूएसए इसका रीजन है। यूएसए का मतलब यहां अमेरिका नहीं है, यू का मतलब है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये रहा यू, ये वाला यू है, ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ये देखिए आप समझ रहे हैं, वांट इंसान की इच्छा जो होती है, वांट मतलब इच्छा, इंसान की जो इच्छा होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा आ जाती है। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक साइकिल वाले से आप पूछो
कि भैया आपके पास साइकिल है, आपको किस चीज की जरूरत है, इच्छा क्या है आपकी, तो बोलेगा जी मुझे बाइक की जरूरत है। बाइक वाले से पूछो कि आपको किस चीज की जरूरत है या आपकी और क्या इच्छा रहेगी जो पूरी नहीं हुई है, वो बोलेगा जी मुझे कार चाहिए। कार वाले से पूछो, कहेगा मुझे लग्जरी कार चाहिए, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, ये बोलेगा। कार वाले से पूछो, कहेगा भैया सब कुछ है भगवान का दिया, बस एक हेलीकॉप्टर मिल जाए, फटफट फटफट करता हुआ आए, मुझे उठा के ले जाए, हेलीकॉप्टर की इच्छा है। हेलीकॉप्टर वाले से पूछो, कहेगा प्राइवेट जेट होना चाहिए, अपना अपना अपने प्राइवेट जेट में चलना चाहिए। ठीक है। प्राइवेट जेट वाले से पूछो कि भैया आपके पास तो प्राइवेट जेट भी है, और किस चीज की कमी है आपको, कहेगा यार प्राइवेट जेट तो है, अगर एक आइलैंड भी मिल जाता दुबई के आसपास, प्राइवेट आइलैंड अपना हो, अपने वहां पे चिल करें, ये करें वो करें, तो भैया वो अपना प्राइवेट आइलैंड चाह रहा है। चलो अब प्राइवेट आइलैंड वाले से पूछ लो भाई तुझे क्या चाहिए, कहता है कि धरती पे तो मेरे पास बहुत कुछ है, बस एक बार चांद पर आप मुझे प्लॉट दिलवा दीजिए। और अगर चांद पे प्लॉट करने वाले से पूछ लिया आपने, तो कहेगा भाई धरती पे भी चांद पे भी है, आजकल इलॉन मस्क जैसे लोगों का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मार्स पर, तो मार्स पे हमें थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। यानी कि काले सिर वाले के धापनी है, मतलब गांव में कहते हैं ना काले सिर वाले के धापनी है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। इसको पढ़ते हैं आगे, देखो लिखा है ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग होती है। इफ वन एक वांट सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी वांट जन्म ले लेती है, पॉप अप, उभर के आ जाती है, मतलब पॉप अप हो जाती है, उभर जाती है, उभर जाना, पॉप अप हो जाती है एक और वांट। ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, भाई सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, सभी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। ह्यूमन वांट्स कैन नॉट, ऑल ह्यूमन वांट्स लिखा है ना यहां पे, ऑल ह्यूमन वांट्स, सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारे लिमिटेड होते हैं। अब पॉइंट ये है कि ह्यूमन वांट्स, अब हमें देखो चूज करना पड़ेगा ना, तो चूज कैसे करेंगे। ह्यूमन वांट्स जो होती है वो डिफर करती है, प्रायोरिटीज उसकी अलग अलग होती है, प्राथमिकताएं उसकी अलग अलग होती है, प्राथमिकता, प्राथमिकता उसकी अलग अलग है। सारी वांट्स इक्वल प्रायोरिटीज की नहीं होती हैं, कुछ वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट और अर्जेंट भी होती हैं एज कंपेयर टू अदर वांट। अब देखो कैसे, अगर आपका एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है आपका, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बुक की वांट ज्यादा है, आपको बुक ज्यादा चाहिए, या आपको नोट्स की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ये आपकी अर्जेंट वांट हो जाएगी, एग्जाम अगर आपके आसपास है। स्टेशनरी पेन वगैरह इसकी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, तो सम वांट्स आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर वांट, इसीलिए लोगों को चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ वांट अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई पीपल हैव टू मेक चॉइस। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, शायद ना दिख रहा हो आपको, ये देखिए, अब देख लीजिए मैंने सारा लिख दिया है, वो थोड़ा नीचे हो गया था, अब देख लीजिए। सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर वांट्स, कुछ वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए लोगों को, वाई पीपल, दैट इज वाई, इसी वजह से पीपल हैव टू मेक चॉइस, लोगों को चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट को पूरा करें और कौन सी को छोड़ दें। सारी इच्छाएं पूरा नहीं हो सकती, तो कुछ इच्छाओं को पूरा करेंगे, कुछ को छोड़ देंगे। यह है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब देखिए जो एस है उससे बनता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये रहा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब सिर्फ वांट ही काफी नहीं है, रिसोर्स भी तो कम है हमारे पास, ये स्केर्सिटी मतलब कमी होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर की शुरुआत में, स्केर्सिटी मतलब कमी, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, तो संसाधनों की कमी है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड के रिलेशन में रिसोर्सेज लिमिटेड है। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द पीपल वांट, अब देखो इकोनॉमी कितना करेगी भाई, एक देश कितना प्रोड्यूस करेगा, सभी लोगों के लिए वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इतने तो रिसोर्सेज ही नहीं है ना। ऊपर से स्कैर्सिटी क्या है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में है, सभी लोगों पे अप्लाई होती है, हर इंडिविजुअल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे और हर कंट्री पे अप्लाई होती है।
स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए चॉइस करनी पड़ती है। वो कह रहा है कि अगर रिसोर्सेज आपके स्केयर नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सारी प्रॉब्लम ही तो यही है। अगर रिसोर्सेज की कमी ना हो तो चॉइस ही ना करनी पड़े भाई, जो मर्जी खरीदो, जितना मर्जी खरीदो, कोई लिमिट ही नहीं है ना। पर क्योंकि स्कैरसिटी है, लिखा है ना, ड्यू टू स्कैरसिटी, क्योंकि स्कैरसिटी है, वी हैव टू मेक चॉइस, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट को पूरा करें और कौन सी वांट को छोड़ दें। यही यही प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। ठीक है जी, दो पॉइंट हमने कर लिए हैं, एक है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और एक स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। दो रीजन हमने कर लिए हैं। एक रीजन और भी है, अल्टरनेट यूज। ये देखिए अल्टरनेट यूज, ये भी एक रीजन है कि हमें चॉइस करनी पड़ती है। चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं इन दो का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले जो ऊपर वाले 2 पॉइंट गए ना हमारे, ये जो 2 पॉइंट गए हमारे, ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपका बड़ा भाई आपको शॉपिंग कराने लेके गया और आपको मॉल में ले जाके खड़ा कर दिया कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको एक ही ड्रेस लेनी है। तो सिमरन के सामने प्रॉब्लम आई कि उसको एक ही ड्रेस लेनी है, लेकिन सिमरन की वांट तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है सिमरन की। उसको दिख रहा है साड़ी भी ले सकती हूं मैं, सूट भी ले सकती हूं, मन चल रहा है साड़ी लेने का, सूट लेने का, लहंगा लेने का मन चल रहा है, फिर वन पीस लेने का मन चल रहा है, फिर क्रॉप टॉप और जींस लेने पे मन चल रहा है, और ड्रेस पे मन चल रहा है। तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि वांट बहुत ज्यादा हो गई है। कलर, वो कलर में भी चॉइस नहीं कर पा रही है क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा है। अब उसको चॉइस करनी पड़ेगी सिमरन को कि भैया देखो सब चीज तो नहीं मिल सकती, कोई एक ड्रेस भैया दिलाएंगे। अब वो एक ड्रेस कोई सी भी हो आप देखो, तो वो कैसे डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी अपनी प्रायोरिटी के बेस पर कि उसकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है, क्या चीज बहुत अर्जेंट है, उस हिसाब से वो चॉइस करेगी, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि भैया कहते हैं कि सिमरन जी ले अपनी जिंदगी और पैसों की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आपको चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिमरन क्या बोलती कि मॉल वाले भैया से बोलते, भैया यहां से लेके वहां तक जितनी भी ड्रेस है, सारी ड्रेस आप पैक कर दीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है ना। तो चॉइस भी नहीं करनी पड़ रही है उसको, समझ रहे आ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि चॉइस करनी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज की सच में कमी होती है ना, ये प्रॉब्लम है। यानी कि अब देखिए, इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूं कि अगर ह्यूमन वांट एक ही होती, सिमरन सोच के जाती कि नहीं भाई मुझे तो यही ड्रेस लेनी है, तो उसको चॉइस नहीं करनी पड़ती। भैया ने अगर, भैया कह देते कि बेटा जो मर्जी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसको चॉइस नहीं करनी पड़ती क्योंकि भैया की सैलरी 5 करोड़ रुपए एक महीने की, तो पूरा मोहल्ला उठा के ले आएंगे, है ना। पर ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम यह कि ऐसा होता नहीं है, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। रिसोर्सेज हमारे हमेशा लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। अब एक रीजन और है, ये देखिए अल्टरनेट यूज, ये आ गया अल्टरनेट यूज। इसको समझेंगे उससे पहले एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, पहले ऊपर चलते हैं, एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद करेंगे इसको। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और आपने प्लान बनाया कि भैया 100 रुपए की मोमो पार्टी करेंगे हम, मोमो पार्टी करेंगे, 100 रुपए की मोमो पार्टी करेंगे। बहुत अच्छा प्लान है, अपने दोस्त को ले जाएंगे, शाम को मोमो पार्टी करेंगे। ये आपका प्लान है, प्लान बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया प्लान है। लेकिन जैसे ही आप घर से निकलने वाले थे, आपके छोटे भाई ने बोला, छोटे भाई ने बोला कि भैया मेरे पास तो पेंसिल बॉक्स नहीं है, पेंसिल बॉक्स नहीं है, मेरे को पेंसिल बॉक्स दिलवाओ, और मेरे पास एग्जाम बोर्ड भी नहीं है, कल तो मेरा एग्जाम है, एग्जाम बोर्ड भी नहीं है, और आपके पास 100 रुपए हैं, तो लगभग 100 रुपए का ये आएगा। आप फंस गए, दिमाग खराब आपका। मोमो पार्टी के लिए सोचा था आपने, एक और डिमांड आ गई आपके भाई की कि पेंसिल बॉक्स दिलाओ, एग्जाम बोर्ड दिलाओ। आप थोड़ा सा सोच ही रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इतने में आपकी मम्मी आपसे नाराज चल रही है, कहेगी कि सारे दिन तुम्हारे लिए धंधा पीटो, ये काम करो वो काम करो, आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी,
सिर्फ बनाऊंगी रोटी रोटी, सब्जी बाहर से लेके आओ, पनीर बटर मसाला लेके आओ, पनीर की सब्जी लेके आओ, लगभग 100 रुपए की आएगी वो बनी बनाई सब्जी लेके आओ पनीर की। रोटी बनाऊंगी सब्जी नहीं बनाऊंगी, मम्मी नाराज है, किसी बात पे नाराज हो गई है। अब प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गई। एक तो 100 रुपए हमारे पास, मोमो पार्टी करने का मन है, छोटे भाई ने अपनी एक और डिमांड कर दी है, मम्मी ने अपनी एक और डिमांड कर दी है, और तो और आपके घर में जो दादाजी बैठे हैं, दादाजी हैं, उनको खांसी हो रखी है, तो उनकी एक और डिमांड आ गई कि भैया कफ सिरप लेके आओ, कफ सिरप लेके आओ, लगभग 100 रुपए की वो आ जाएगी। अब आप फंस गए कि रुपए तो सिर्फ 100 ही हैं, डिमांड इतनी सारी आ गई है, अब बताओ हम क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस सिचुएशन में रियल में फंस जाओ तो कमेंट करके बताओ कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। देखते हैं, मोमो पार्टी करोगे या छोटे भाई को पेंसिल बॉक्स एग्जाम बोर्ड लाके दोगे, मम्मी को पनीर की सब्जी लाके दोगे बाजार से, दादाजी के लिए कफ सिरप लेके आओगे। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं कि अल्टरनेट यूज, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेट यूज, अल्टरनेट यूज, वैकल्पिक उपयोग, यानी कि 100 रुपए का इस्तेमाल इन सभी कामों के लिए किया जा सकता है। अब सिचुएशन को थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का कूपन होता है ना, कूपन, अगर आपके पास 100 रुपए का कूपन होता तो क्या ये डिमांड आपके पास आती? क्या छोटा भाई बोलता आपसे कि पेंसिल बॉक्स चाहिए मुझे, मम्मी बोलती आपसे कि पनीर चाहिए, दादाजी बोलते आपसे कि उनको कफ सिरप चाहिए? बोलते ही नहीं, उनको पता है कि कूपन से ये कोई भी चीज नहीं मिल सकती, कूपन से तो सिर्फ मोमोज ही मिलेंगे आपको, तो आपको प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ती, है ना, क्योंकि 100 रुपए के अल्टरनेट यूज हैं, इसके अल्टरनेट यूज हैं, इसलिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कूपन के अल्टरनेट यूज नहीं है, इससे और कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस नहीं करनी पड़ रही है। समझ रहे हो? अल्टरनेट यूज होंगे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी, अल्टरनेट यूज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आएगी। कूपन में कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है, कोई बोलेगा नहीं आपसे कि कूपन से सब्जी ले आओ, मिल ही नहीं सकती भाई, क्या करें, है ना। तो ये है अल्टरनेट यूज। अब ये अल्टरनेट यूज करते हैं हम लोग। कह रहा है रिसोर्सेज केवल स्केयर नहीं होते, उसके अल्टरनेट यूज भी तो होते हैं, वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक उपयोग भी तो उसके होते हैं, रिसोर्सेज के अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल हम व्हीकल में भी कर सकते हैं, मशीन चलाने में भी कर सकते हैं, जनरेटर चलाने में भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि कौन भाई किस में करें इसका इस्तेमाल, सब में हो सकता है। रिसोर्सेज, वी कैन नॉट यूज रिसोर्सेज टू फुलफिल ऑल द वांट, हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल सारी वांट को पूरा करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज होते हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है कि भैया कौन सी वांट को सेटिस्फाई करें, कौन सी वांट को हम छोड़ दें। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड है, या आपके पास 1000 गज का लैंड है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, स्क्वायर मीटर का आपके पास लैंड है, सॉरी 1000 गज का आपके पास लैंड है। अब इस लैंड पर आप सब कुछ कर सकते हो जो आपका मन करे, इस पे आप स्कूल खोल सकते हो, इस पे आप जो है एक लाइब्रेरी खोल सकते हो, डेयरी खोल सकते हो, इसको प्लेग्राउंड बना सकते हो, या इस पे आप जो कैफे खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब यही तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप क्या करें, क्योंकि लैंड पे बहुत कुछ किया जा सकता है ना, ये बात है। तो ये है अल्टरनेट यूज, तो अल्टरनेट यूज की वजह से भी हमें चॉइस करनी पड़ती है। अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक आता है हमारा, ये देखिए अगला टॉपिक आ गया हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करना है आपको, डिफरेंस माइक्रो मैक्रो। तो देखो पहला डिफरेंस तो यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 11th क्लास में है ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, मैंने वैसे बताया 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी, ठीक है। अब जो माइक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, माइक्रोस से इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा है।
एडम स्मिथ जो व्यक्ति थे, एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनको फाउंडर कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कहा जाता है इनको। ठीक है। मीनिंग करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मीनिंग बहुत सिंपल है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी, जो स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट। अब इसको समझाता हूं। देखिए एक बिल्डिंग है, मान लीजिए यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये बड़ी सी बिल्डिंग हो गई। आप इस बिल्डिंग की इंडिविजुअल यूनिट है एक ईंट, एक ब्रिक है। ब्रिक होती है ईंट, ईंट एक इंडिविजुअल यूनिट है। बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है? ईंटों से मिलकर बनी है। तो पूरी बिल्डिंग की जो इंडिविजुअल यूनिट है वो ईंट हो गई। अगर आप ईंट की स्टडी करते हो तो आप माइक्रो स्टडी कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की स्टडी नहीं कर रहे, हम एक ईंट की स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर रहे, इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हो, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 7 बता रहा हूं आपको, नंबर 7 पे एग्जांपल इसका कह रहा है आपसे कि आप इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल आउटपुट की स्टडी कर रहे हो, पूरी देश की इनकम की स्टडी नहीं कर रहे आप, सिर्फ इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कर रहे हो, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब इसके लिए इसके टूल्स क्या है? अभी पूरे चैप्टर में, मतलब चैप्टर कह रहा हूं, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, इस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ डिमांड सप्लाई, इसकी सहायता से ही आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करो। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? भाई आपको प्राइस को डिटरमाइन करना है कि प्राइस क्या होगा किसी भी वस्तु का। प्राइस ऑफ एप्पल, कि एप्पल की कीमत कितनी है, प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल की कीमत क्या है, कैसे डिसाइड होगा? ये डिमांड और सप्लाई की सहायता से ये होगा, विद द हेल्प ऑफ डिमांड। इसी इनको टूल बोला गया है कि अगर प्राइस डिसाइड करना है तो डिमांड सप्लाई की हेल्प से होगा। अब कह रहा है कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, भाई एग्रीगेशन मतलब जोड़, मतलब आपको कितना जोड़ करना पड़ेगा, स्टडी में कितना जोड़ करना पड़ेगा, एडिशन कितना करना पड़ेगा। तो देखो लिमिटेड एडिशन करना है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एडिशन है, क्योंकि सबकी स्टडी तो करनी नहीं है ना, स्टडी तो सिर्फ एक ही चीज की करनी है, तो बहुत ज्यादा चीजों को ऐड नहीं करना पड़ेगा। बेसिक अजम्पशन कहती है कि सारे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे का मतलब माइक्रो का एक भी एलिमेंट यूज में नहीं आएगा। जब माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट रहेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट मानेंगे। अदर नेम क्या है इसका? भी अदर नेम, इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। एग्जांपल हमने कर लिए इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। अब चलते हैं आगे, अगला पॉइंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला डिफरेंस ये कि 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको, और ये मैक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रोस से, इसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा, बड़ा है इसका मतलब, बड़ा। और जाहिर सी बात है अगर ये बड़ा है तो ये पूरी इकोनॉमी को मीनिंग कर रहे हैं, इसकी मीनिंग कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ये वो इकोनॉमिक थ्योरी होती है जो स्टडी करती है एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगी, सब पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेगी। यानी कि सॉरी बेटा, जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल था ना, बिल्डिंग वाला एग्जांपल, तो पूरी बिल्डिंग की स्टडी, एक ईंट की नहीं, ईंट की स्टडी जो थी, ब्रिक की जो स्टडी थी वो तो माइक्रो में थी, पूरी बिल्डिंग की स्टडी होगी, पूरी बिल्डिंग की स्टडी होगी। ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जैसे उसके टूल्स है ना डिमांड सप्लाई, इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है ना, वो देश की इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना है कि देश की नेशनल इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना चल रहा है देश के अंदर, ये इसका मेन काम ये है। ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब मैंने बताया जोड़ होता है, कि ऐड कितना करना पड़ेगा, जोड़ कितना करना पड़ेगा, भाई इसमें तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इसके अंदर आएगा।
हाईएस्ट क्यों? क्योंकि बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारी चीजों को, पूरे देश की चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा। बेसिक अजम्पशन ये है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, है ना, उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अदर नेम की बात करें तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसको कहा जाता है, अदर नेम है इसका। और एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, पूरे देश का आउटपुट, ये इसका एग्जाम्पल। ओके, तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट, आपके हमने कवर कर लिए। तो डिफरेंस किया है हमने, तो देखिए ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करते हैं, देखिए आ गया माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स से याद है कुछ? पैराडॉक्स एक सिंगर है, रैपर, एक रैपर है पैराडॉक्स। यहां पे रैपर से मतलब नहीं है भाई, हसल नहीं चल रहा है ये। यहां पे पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी, जो आपस में ही एक दूसरे को काटने वाली स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। हालांकि दोनों बातें सही साबित होती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि इंडिया रे इंडिया वेरी गुड, इंडिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। अब देखिए कैसे है, इंडिया रे इंडिया वेरी गुड, इंडिया तो बहुत अच्छा है, इंडिया वाले वेरी बैड। तो भाई ये कैसे हो जाएगा? दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो जाएंगी? इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। दोनों बातें अलग अलग सही है, लेकिन दोनों बातों को जब एक साथ रखा जाएगा तो ये बात सही नहीं बैठती है। इंडिया रे इंडिया वेरी गुड, इंडिया वाले वेरी बैड। भाई ये क्या बात हुई? तो ये है पैराडॉक्स। एक ऐसी, अब इसको इकोनॉमिक्स में करते हैं कि एक ऐसा एक्ट जो बेनिफिशियल है इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, लेकिन हार्मफुल हो जाएगा पूरी इकोनॉमी के लिए। देखो कोई चीज ऐसी है, सेविंग, देखो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है सेविंग, सेविंग वो एग्जांपल है जो है इसमें फिट बैठता है, ये पैराडॉक्स है। सेविंग एक पैराडॉक्स है। अब कह रहे हैं क्यों पैराडॉक्स है? क्योंकि देखो अगर आप इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति अगर पैसा सेव करता है तो भाई फैमिली के लिए अच्छा है, फ्यूचर में काम आएगा, है ना। तो इंडिविजुअल के लिए तो सेविंग बहुत अच्छी है। कोरोना वायरस में कितने लोगों की सेविंग काम आई है? जब कोरोना वायरस था तो बहुत लोगों की सेविंग्स काम आई है, उन्होंने सेविंग्स पे अपनी जिंदगी चलाई है, तो सेविंग्स तो अच्छी है। लेकिन अगर लिखा है ना बट, अगर होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी ही सेविंग करने लग जाए तो ये होगा, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, है ना। पूरे देश में डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा। भाई प्रोड्यूसर आउटपुट ही नहीं करेगा, जब डिमांड लोग खरीदेंगे ही नहीं तो प्रोड्यूसर, डिमांड जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट भी जनरेट नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी देश के अंदर। नौकरी से जाएंगे, नौकरी से निकालेंगे, भाई आउटपुट तुम बना ही रहे तो नौकरी पे क्यों रखे? तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, देश की इनकम कम हो जाएगी। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? सेविंग्स इंडिविजुअल के लिए तो बहुत बढ़िया है, हमने देखा कोरोना वायरस में, लेकिन अगर सभी लोग सेविंग करने लग जाएं तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज होगी तो जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से उसे अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और देश की इनकम कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट पूरी इकोनॉमी को सफर करना पड़ेगा। तो एक चीज जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो इकोनॉमी के लिए खराब है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसको करने से पहले, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को करने से पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। मंजिले राह पर अगर मुसीबत आ जाए तो हम उसे निचोड़ देते हैं। हम जज नहीं करते, जांच करते हैं और फिर धीरे से रास्ता मोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले सॉल्यूशन तो बताते नहीं, समस्या बताकर छोड़ देते हैं। तो देखिए भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव साइंस भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये डिस्क्राइब करती है कि भाई क्या था, क्या है,
क्या होगा एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में। आपको एक सिचुएशन दी गई है, उसमें क्या था, क्या है और क्या होगा, मतलब जो है वो बता दिया, बस सच बता दिया, चाहे कितने कड़वाओ, सच बता दिया इन्होंने। इनका काम है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके बस बताना, और एक्चुअली क्या हो सकता है वो बताना। देखो मीनिंग लिखिए, इसकी मीनिंग बहुत सिंपल है। कह रहे व्हाट इज क्या है, और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आर एक्चुअली सॉल्व, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, देखो बिना एग्जांपल के समझ में आएगा नहीं है। मान लीजिए एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट हो गया और लोगों को चोट आई, और सिचुएशन ऐसी बनी कि हॉस्पिटल ले जाने का समय नहीं था, तो सड़क पर ही घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो एक सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है, तो सड़क पर ही घायलों का इलाज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, सड़क पर ही सॉल्व हो रही है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वेरिफिकेशन हो सकता है, एक्चुअल डेटा से वेरिफिकेशन पॉसिबल है। यानी कि अगर आप कोई बात कहते हो तो उस बात को वेरीफाई, उसकी तस्दीक कि वो सच है या झूठ है, वो तस्दीक हो सकती है, उसको जान सकते हैं हम एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके। कैसे? अगर आप कहते हैं कि भारत की पॉपुलेशन इतनी है, तो हम कंपेयर करेंगे, गूगल पे जाएंगे, एक्चुअल पॉपुलेशन का डेटा निकालेंगे और कंपेयर करेंगे आप सच कह रहे हो झूठ कह रहे हो। तो इसके अंदर वेरिफिकेशन पॉसिबल है। पर्पस क्या है भाई? रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका रियल डिस्क्रिप्शन देना, सच सच बता देना, कोई झूठ वाली बात नहीं, सच सच बता दी। आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और आपकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, आपको बताया कि भैया आपको जो है 10 mm की पथरी है, स्टोन है। रियल डिस्क्रिप्शन, बस आप डरो ना डरो, आप घबराओ ना घबराओ, वो आपकी मर्जी, रियल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये सजेस्टिव नहीं होती, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव नहीं है भाई, ये बेस्ड अपॉन फैक्ट्स है। अब आप पूछोगे उससे डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरे तो पथरी हो गई है, तो वो आपको सजेशन नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई हमारा काम सजेशन देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना है और आपको बताना है कि आपको ये चीज है, बस। अब आगे क्या करना है वो आप मेन डॉक्टर जो है आपको उसके पास जाओ, वो बताएगा आपको। तो सजेस्टिव नहीं होता, सिर्फ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट इट डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट। भाई ये वैल्यू जजमेंट नहीं देते, ये न्यूट्रल रहते हैं बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब लक्ष्य के प्रति न्यूट्रल रहते हैं ये, इनका काम वैल्यू जजमेंट देना नहीं है। अब जैसे ट्रक और कार वाले एक्सीडेंट में आप जज नहीं हो जो बोलोगे कि भैया ट्रक ड्राइवर को फांसी दो, कार का एक्सीडेंट कर दिया, लोग मारे गए। ये काम तो भाई जज साहब का है, जज साहब देखेंगे क्या सिचुएशन थी, उस हिसाब से वो देंगे आपको सजा। जनता का काम नहीं सजा देना, तो जनता पर फांसी दो भी, फांसी दो। तो वैल्यू जजमेंट आप नहीं दोगे, वैल्यू जजमेंट आप तो न्यूट्रल रहोगे भी, हमें नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो तो जांच करके पता लगेगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, किसकी गलती थी, ट्रक की गलती थी या कार की गलती थी, ठीक है भाई। ये पॉइंट इसके अंदर है। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स के एग्जांपल देखें इसके अंदर, तो कह रहा है प्राइस इन इंडिया आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार प्राइजेस बढ़ रहे हैं देश के अंदर, कीमतें बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन मतलब इसको बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब महंगाई, महंगाई बढ़ रही है, बात तो सच है भाई। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके। देश के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रही है, इनइक्वालिटी मतलब अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, तो इनइक्वालिटी जो असमानता बढ़ रही है, असमानता, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, ये बात भी सच है। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके। और एक और प्रॉब्लम डिस्कवर हुई है कि चाइनीज मांझा जो है वो दिल्ली में पतंग उड़ाने के दौरान डेथ का कॉज बनता है। चाइनीज मांझा, मांझा लोगों के गले में फंस जाता है और लोग मर जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है, इसके वेरिफिकेशन हो सकता है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, कितनी रिपोर्ट मिलेंगी आपको कि चाइनीज मांझा गले में अटक गया और लोगों की मौत हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब वो ये कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि बात हमेशा सच ही हो, वो झूठ भी तो हो सकती है ना, मतलब उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर कल को मैं ये कहूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, सन जो है वेस्ट से अराइज होता है,
मतलब वैसे उगता है, राइज होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सुबह उठो और देखो जी, जो सूरज है वो कहां से उग रहा है, उठ के देखो सुबह ईस्ट से उगेगा, तो आपकी बात गलत हो गई। तो वेरीफाई पॉसिबल, जिसका वेरिफिकेशन पॉसिबल है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है सामने कि विजय कहता है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अजय कहते हैं कि भाई चाइना है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेटेड मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो, वो कंट्री है। तो दोनों बातें कह रहे हैं, विजय कह रहे हैं इंडिया, अजय कह रहे हैं चाइना। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और पता लगाएंगे भी कौन सच कह रहा है। दोनों में से एक सही है, एक गलत है, और इसका हम पता लगा सकते हैं एक्चुअल डेटा से वेरीफाई करके। इसलिए चाहे झूठ हो या सच हो, अगर उसको वेरीफाई कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है ना, नॉर्मेटिव। भाई नॉर्मेटिव वाले, इनको नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं, इसको नॉर्मेटिव साइंस है। इनका काम है सलाह देना। ये है रायचंद। क्या है ये? रायचंद। ये राय बहुत देते हैं भाई, इनका काम सलाह देना है। होती ना गलियों में आंटी होती हैं, सलाह देती हैं, भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। मीनिंग है इट डील्स विद व्हाट ओट टू बी। ओट टू और शुड का एक ही मतलब होता है, चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए, चाहिए। एडवाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडवाइस। तो जहां भी एडवाइस आ जाएगी, जहां शुड लिखा आ जाएगा, जहां भी एडवाइस आ जाएगी, वो अपने आप में एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। भाई इसका वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा से इसको वेरीफाई नहीं, क्योंकि सलाह है ना, डेटा थोड़ी है, कोई फैक्ट थोड़ी है, कोई बात थोड़ी है, सलाह है। सलाह का वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। पर्पस क्या है भाई नॉर्मेटिव का? ये आइडियल्स क्रिएट करते हैं। आइडियल्स मतलब आदर्श, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये आदर्श में बिलीव करते हैं। ठीक है, एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये लोग बोलेंगे भी घायलों का इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए, सड़क पे क्यों कर रहे हो? तो आइडियल्स, आदर्श की बात करते हैं। सजेस्टिव, भाई ये सजेस्टिव होते हैं क्योंकि इनका काम ही सजेशन देना है, ओपिनियन देना इनका काम है। अपनी ओपिनियन देते हैं कि पथरी हो गई, भाई आपको अब ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये आपको सजेशन देंगे। और ये काम डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डॉक्टर एडवाइस लिखते हैं कि अब आप ये दवाइयां खाइए, वो दवाइयां मत खाइए। तो ये सजेशन देते हैं, बिल्कुल जी। और ये वैल्यू जजमेंट भी करते हैं, ये वैल्यू जजमेंट भी करते हैं। जैसे ट्रक और कार के एक्सीडेंट वाले केस में हम कह सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर को फांसी दो, ये हमने वैल्यू जजमेंट दे दिया है। ठीक है, अब नंबर 6 पे एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। देखो शुड आ गया ना, तो कंट्रोल करना चाहिए। जहां शुड आ जाएगा ऑटोमेटिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन इक्वालिटी जो इंडिया में है उसको भी कम करना चाहिए, शुड आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चाइनीज मांझे वाला एग्जांपल में चाइनीज मांझे को बैन कर देना चाहिए दिल्ली के अंदर, जो कि हो भी चुका है। दिल्ली में चाइनीज मांझा बैन है, पर इंडिया है भाई, इंडिया में सब चीज चलती है, भले ही बैन हो लेकिन फिर भी वो बिकती है। तो ये इसमें शुड आ गया, जहां भी शुड आ जाए वो ऑटोमेटिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बन जाता है। चलिए जी, अब एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं हमारा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं भाई अवसर लागत। एग्जांपल से शुरुआत करेंगे इसकी। अवसर, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, अवसर लागत बोलते हैं इसको, अवसर लागत। ठीक है जी, अब देखिए एग्जांपल से बात करते हैं, एग्जांपल शुरुआत करते हैं। विराज एक व्यक्ति हैं, इनको 2 जॉब ऑफर मिले हैं 2 बैंक से। एचडीएफसी बैंक ने उनको ऑफर दिया 80,000 पर मंथ। पीएम का मतलब पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहां पे, प्राइम मिनिस्टर तो मोदी साहब बन चुके हैं। पर मंथ। एक्सिस बैंक दे रहा है इनको 90,000 पर मंथ। जाहिर सी बात है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है? ये बेस्ट ऑप्शन है ना। और दोनों तो आप जॉब कर नहीं सकते, ये विराज दोनों जॉब तो कर नहीं सकता, तो उसको चूज करना पड़ेगा बेस्ट ऑप्शन। उसने चूज कर लिया,
बेस्ट ऑप्शन एक्सिस बैंक का उसने चूज कर लिया। तो जब उसने एक्सिस बैंक को चूज कर लिया तो सेक्रीफाइस क्या किया उसने एचडीएफसी बैंक की जॉब थी 80,000 की, सेक्रीफाइस कर दी है। ये उसने सेक्रीफाइस कर दी है। और जो चीज हम सेक्रीफाइस करते हैं वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बस यही तो बात है। जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया, जिसको हमने त्याग दिया, जिसको हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। त्याग दिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी एचडीएफसी बैंक जो हमने छोड़ दिया है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट या सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब सेक्रीफाइस, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन था उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया, फॉरगॉन कर दिया, छोड़ दिया, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है जी। तो दोस्तों यहां पे वीडियो समाप्त होती है हमारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जी। यहां तक वीडियो अगर आपने देखी है तो मुझे उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आप लाइक कर दीजिए जी वीडियो को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो उसे शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।